गुड इवनिंग मित्रों। एक बार स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। आप लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं एपिसोडों को, तो मैंने सोचा कि एक एपिसोड और बना लिया जाए। अभी एपिसोड बहुत आएंगे, इसमें 19 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं। और आप लोगों दोस्तों जो भी नए मित्र मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो कृपया करके एक बार इन पुराने एपिसोडों को ज़रूर देखिएगा। तभी इस एपिसोड को देखेंगे आप, बहुत अच्छे समझ में आएगी तब जा करके। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे यूकेपीएससी के पुराने प्रश्नों को। हाँ, आज है प्रश्न संख्या पहला। मानवोदय काव्य की रचना की थी, तो ये की है दोस्तों भरत कवि ने। किसने की है? भरत कवि ने। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक, तो यहाँ पर आपको लिखना है 2022। और यूएनडीपी, तो यूएनडीपी एसडीआई सूचकांक जारी करता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष में। हाँ, और इस एसडीआई को देने वाले थे महमूद उल हक 1990 में। इनके साथ ईगा कॉल भी थे। हाँ, साथ ही इस बार साल 2022 में भारत का स्थान है 132, मध्यम श्रेणी में है, याद करेंगे। अगले प्रश्न पर जाते हैं सेशन का। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, मतलब सवाल यह पूछा जा रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वह अर्थव्यवस्था है क्या केवल निर्यात, केवल आयात होता है, बजट घाटा, विदेशी व्यापार नहीं होता है, उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जिसे आप निरीट कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये आप लोगों का है हैदराबाद। और हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी भी है। ठीक है, और यहाँ चार मीनार भी है। और एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही करेंगे। 20 सितंबर 1947, सॉरी 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 सितंबर 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। हम प्रत्येक प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, वैट लगता है उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर लगता था। पहले एक बात आप याद रखेंगे, आज जीएसटी हो गया। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो उत्तराखंड ने जीएसटी को अपनाया, वो अपनाया आपका अक्टूबर 2005 ने। कब अपनाया? अक्टूबर 2005। वहीं अगर भारत में अगर सवाल पूछाएगा, भारत में भी आया 2005 ही में आया। लेकिन वैट वैल्यू एडेड टैक्स को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? कई बार यह सवाल बनता है दोस्तों। तो आप लोग करेंगे, वैट को लागू करने वाला पहला जो भारतीय राज्य था वो था आपका हरियाणा। और हरियाणा ने इसे कब लागू किया था? तो 1 अप्रैल, अब पीछे का डेट तो आपको याद हो ही गया होगा, 1 अप्रैल 2005 हरियाणा ने सबसे पहले अपनाया था, याद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक, अब यहाँ से अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। और सुपर 301 क्या है, मतलब 301 क्या है, 301 क्या है? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये अमेरिकी व्यापार कानून था दोस्तों। ठीक है, और कानून है, तो अमेरिकी व्यापार कानून है सुपर 301। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? अब भारत में श्वेत क्रांति का जनक कह रहा है। यूँ तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक था ये तो एम स्वामीनाथन था, लेकिन भारत में श्वेत क्रांति की बात की जाए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो श्वेत क्रांति था इसी को एक अन्य नाम से दुग्ध क्रांति नाम से भी जानते हैं। और जो ये श्वेत क्रांति आया था भारत में, या श्वेत क्रांति चली लहर 1970 में। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? दूध के उत्पादन से संबंधित है, जिसे आप ऑपरेशन फ्लड नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड नाम कहते हैं। कई बार सवाल पूछता है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। ओके, आप अच्छे से इसको याद करिएगा। हाँ दोस्तों, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे फिर? ये तो भाई विश्व स्तर पर, ठीक है, आपको अच्छे से जान लीजिएगा। कहीं ना कहीं हरित इस जन्मदाता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? अब पंचायतों की बात हो रही है, कौन पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है?
तो स्थानीय मेलों पर जो टैक्स लगाया जाता है, कई बार आप लोग देखते होंगे, तो वो पंचायत द्वारा क्या कर लिया, मतलब पंचायत द्वारा निर्धारित किया जाता है, याद करेंगे। तो वहीं पंचायत का प्रावधान कहाँ है, मैं इतने बार आपको बता चुका हूँ, इतने बार समझा चुका हूँ कि भाई आपको पंचायती राज A to Z पढ़ देना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 243 में प्रावधान है। ओके। और वहीं गांव का उल्लेख कहाँ पर था, राज्य नीति निदेशक में आपका आर्टिकल 40 में, बिल्कुल था ना दोस्तों, आर्टिकल 40 में। वहीं कितनेवां संविधान संशोधन किया हमने स्थानीय स्वशासन के लिए, 73वां और 74वां किया था। सब कुछ आप लोग जानते हो यार, आप बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से ही सही क्रम व्यवस्थित करिए। अब प्रारंभ से ही कह रहा है, ठीक है, शुरुआत से कह रहा है। तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले चंपारण किया था। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। अब चंपारण आंदोलन कब किया था इन्होंने, या चंपारण जो सत्याग्रह, तो 1917 में किया था। अब सवाल पूछाएगा अहमदाबाद कब किया था। अहमदाबाद आंदोलन इन्होंने किया था 1918 में किया था। और जो खेरा आंदोलन किया था, ये खेरा आंदोलन भी किया था इन्होंने 18 में ही, 1918 में। लेकिन ये आपका एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, 22 मार्च को किया था, ये आगे कर लिया था इन्होंने अहमदाबाद, शायद अप्रैल के समथिंग, ठीक है। तो ये 22 मार्च में खेरा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये 5 सितंबर को चलाया गया था। कितने सितंबर को, 5 सितंबर 1920 में, ठीक हो गया। तो बताइए भाई, चंपारण आंदोलन कब किया, 1917 में। अहमदाबाद कब किया, 1918 में। खेरा कब किया, 1918 में ही किया, लेकिन मार्च में। असहयोग किया कब किया, 1920 में, लेकिन 5 सितंबर आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये हमने महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो प्राचीन भारत में संगम क्या था, ये तमिल कवियों का क्या था, एक मंडल या संघ का मंडल था, याद करेंगे हाँ अच्छे से। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए हैं थे। तो खजुराहो मंदिर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये खजुराहो का मंदिर कहाँ है। ये तो मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, आगे देखिए छतरपुर जिला कहाँ है। ये इसलिए छतरपुर जिला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान में बागेश्वर धाम जी महाराज रहते हैं, वो छतरपुर जिले के आसपास ही रहते हैं, याद करेंगे आप, ठीक है, छतरपुर जिले के गांव में। ओके। तो अब सवाल यहाँ से यह सवाल पूछा जाएगा कि खजुराहो मंदिर में कौन से मंदिर बने हैं। तो यहाँ एक तो हिंदू और जैन मंदिर बने हैं, याद रखेंगे, ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। और अगर सवाल यह बनेगा कि बताइए खजुराहो मंदिर किसने बनाया, तो आप लोग करेंगे चंदेल राजाओं ने। किसने बनाया था दोस्तों, चंदेल राजाओं ने। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। अब वही सवाल क्या पूछ दिया, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम। तो इसका वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। क्या था, सत्याग्रह आश्रम। अब एक चीज बताता हूँ, इस साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम का नींव रखी थी महात्मा गांधी जी ने 25 मई, कब रखी थी दोस्तों, 25 मई 1915 में, जब सबसे पहली बार गांधी जी यहाँ आए, ठीक है। तो याद रखेंगे 25 मई 1915। ओके। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद के कोचरब वाले क्षेत्र में, ठीक है, कोचरब, ठीक है, याद रखेंगे अहमदाबाद में है। कहाँ है ये, अहमदाबाद में है, याद करेंगे हाँ। अब फिर सवाल यह पूछाएगा, फिर बाद में जो अहमदाबाद का जो कोचरब वाला क्षेत्र नहीं था, तो यहाँ से इस साबरमती आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया, सत्याग्रह आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया। फिर प्रॉपर सत्याग्रह नामक स्थान पर, ये जो साबरमती नदी नहीं है, साबरमती के किनारे पर लिया गया इस सत्याग्रह आश्रम को, ठीक है। तो 1917 में लिया गया था, याद करेंगे, सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नामक स्थान पर या साबरमती किनारे पर कब लिया गया, 1917 में, ठीक है। और बना कब था ये, 1915 में। वेरी गुड, आपको याद हो गया हाँ। अब यहीं पर फिनिक्स फॉर्म आपने कई बार सुना होगा, ये महात्मा गांधी जी के बनाया गया पहला आश्रम था दोस्तों, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया पहला आश्रम कौन था, फिनिक्स, ठीक है। और इनको इन्होंने बनाया था डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ बनाया था, डरबन में। और ये बनाया था 1904 में दोस्तों, कब बनाया था, 1904 में, ठीक है, याद रखेंगे हाँ।
इसके बाद गांधी आश्रम मुनस्यारी में, और सॉरी 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 सॉरी, ये गांधी आश्रम का है उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। और जो दांडी या फिर आप डांडी आश्रम जो आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, दांडी आश्रम की जो मार्च चलाया था इन्होंने 12 मार्च 1930 में चलाया था, ये आपको पता होगा, हाँ। और वहीं गांधी आश्रम कब बनाया था, ये गुजरात वाला है, ये 15 मई 1915 में बनाया था, याद करेंगे कब, 15 मई 1915, ठीक है। बट ये गांधी आश्रम आप कहाँ पाते हैं, उत्तराखंड में भी पाते हैं, याद रखिएगा अच्छे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं हाँ, अगले प्रश्न पर। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में क्या थी, मतलब किस तरीके से उसकी भूमिका उन दिनों चला करती थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो क्या राष्ट्रवादी, अलगवादी, चरमपंथी, तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष उन दिनों महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना की थी, ठीक है। अगले प्रश्न पर, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो मूक निकाली थी, बहिष्कृत भारत निकाला था, इक्वलिटी जनता निकाली थी उन्होंने, बहिष्कृत समाज नहीं, ठीक है, याद करेंगे हाँ। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो ये की थी 30 जून 1948 में, ठीक है, आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये तुगलक वंश का तीसरे नंबर का राजा था, कितने नंबर का, तीसरे नंबर का, ठीक है। और इन्होंने तुगलक वंश में 37 वर्षों तक क्या किया, राज किया, कितने वर्षों तक, 37। और हो सकता है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक बहुत महत्वपूर्ण शासक है, फिरोज शाह कोटला मैदान बनाया, क्या क्या नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट राजा, दास विभाग, ठीक है, और PWD विभाग, काफ़ी सारा इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि इनका कार्यकाल बताइए। तो 1351 से 1388 तक इनका टाइम पीरियड था लगभग, आप याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। और आपने सुना ही होगा कि जजिया कर लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इन्होंने संपूर्ण जो कर थे 22-23 टाइप के कर थे, इसने सिर्फ 4 ही कर रखे बाद में, आप लोगों को ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी। तो ये था दोस्तों आपका शहंशाह, ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो ये किया था भाई, सिल्क मार्ग की बात हो रही है, बोले तो रेशम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किया था कनिष्क महान ने। किसने किया था, कनिष्क महान, जो कुषाण साम्राज्य का बहुत खतरनाक राजा था, ठीक है। कनिष्क किस साम्राज्य का था, किस साम्राज्य का राजा था, कुषाण का। और दूसरी सदी के आसपास इनका टाइम पीरियड बताया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और रेशम की खोज किस देश में मानी जाती है, तो चीन देश में मानी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। और कनिष्क के द्वारा एक संवत चलाया गया था 78 के आसपास, ठीक है, 78 के आसपास। तो इनके द्वारा एक संवत चलाया गया था, कौन सा संवत चलाया गया था दोस्तों, वेरी गुड, आप लोगों को आ गया, आप लोग कहेंगे शक संवत, वेरी गुड दोस्तों, कौन सा संवत, शक संवत, ओके। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था। तो ये था आपका पूर्व राजा से संबंधित था, याद करेंगे हाँ, पूर्व राजा थे साहब। अगले प्रश्न पर, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। अब बात हो रही है उच्च सदन की, स्थायी सदन की बात हो रही है हमारे भारतीय संसद की। तो भारत सदस्य कौन होते हैं, कला मनोविज्ञान अपने क्षेत्र के मूर्धन्य होते हैं, आपको पता ही है। तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति आर्टिकल 81 के तहत आपका 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। और अगर सवाल यह पूछा जाए कि राज्यसभा कब गठित हुई थी, अब तो ये आंसर तुम्हें आना चाहिए दोस्तों, किसी बात में आप लोगों को आना चाहिए, कई बार इतनी बार पढ़ा दिया है भाई। 3 अप्रैल करेंगे सीधे सीधे। राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई थी, 3 अप्रैल 1952, ठीक हो गया, को गठित की गई थी हाँ। और अगर यह सवाल बनेगा कि बताइए राज्यसभा में
कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो आप लोग कितना कहेंगे? 252। अब मैं ये सवाल पूछूं, बताइए ये 252 में से कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं? मतलब अनुसूची 4 में जो प्रावधान है कि राज्यों से संबंधित जो सीटों का आवंटन है, प्रत्येक राज्य से जाने वाले सदस्यों की संख्या का प्रावधान है, तो वो कितना है? क्योंकि 250 में से तो 12 तो निर्वाचित, सॉरी 12 कोई तो मनोनीत करेगा ना राष्ट्रपति, तो बचे कितने? 238 कहाँ से जाएंगे ये? राज्यों से निर्वाचित। ये तो भाई संविधान में उल्लेखित है, लेकिन वर्तमान में तो इतने हैं नहीं। वर्तमान में तो 245 ही सदस्य हैं हमारे राज्यसभा में। अब देखो भाई, यहाँ से सवाल बनता है आप लोगों के लिए कि वर्तमान में राज्यसभा में जितने सदस्य जाते हैं उनमें कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा? तो आप करेंगे 233 प्लस 12, मतलब 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति मनोनीत, तब जाकर के ये कितना होता है? 245। वेरी गुड, आप लोग समझ गए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया ना तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना, थोड़ा सुन लो, ठीक है? सुन के क्या पता मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा क्या पता परीक्षा के दिन याद आ जाए, ठीक है? हो सकता है आप में से किसी को भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, तो पढ़ो बस खाली, ठीक है दोस्तों? हाँ, थोड़ा सा शेयर करोगे तो ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आगे वाला तो करे, उसको पसंद आ जाए, हो सकता है उसको हेल्प मिले कि यूकेपीएससी के पुराने पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, और न सिर्फ उसको मैं बता रहा हूँ बल्कि उनके सारे फैक्टों को भी आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, कि आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। हमें हर हालत से तैयार रहना है, ठीक है? ये नहीं कि यार पिछली बार करंट अफेयर आया, इस बार नहीं आएगा, पिछली बार इजी आया, इस बार हार्ड आएगा। अरे भाई, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को हमें एग्ज़ाम की तरह ही लेना पड़ेगा। हमें बहुत डीप पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगले प्रश्न पर हम जाएंगे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? बट मतलब कह रहे हैं विशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो ये केंद्र को है, ठीक है? मैंने संविधान का अभी तक आपको सच कहूँ तो सब पॉलिटिकल में 3 एपिसोड पढ़ाए हैं, और तीनों ही ऐसे रामबाण एपिसोड है ना, आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा, मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन आप एक बार कर तो दीजिए वहाँ से शुरुआत। पॉलिटिकल शुरुआत से 3 एपिसोड है, और मैंने टेलीग्राम पे इसका क्या भी कर दिया है, पीडीएफ भी भेज दिया है। फिर कहना जिस दिन पॉलिटिकल कंप्लीट बनाया ना, 100 में 100 प्रश्न नहीं बनाओगे ना, सीधे अनसब्सक्राइब करना, लिख के दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? तो ये किया गया है 42 में, ठीक है? याद करेंगे। और शिक्षा अब आपका फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन चुका है। आर्टिकल 2186 हमने संविधान संशोधन किया और सन 2002 में अधिनियम बनाए। तो अगर सवाल यह बनेगा, बताइए शिक्षा को हमने किस संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार बनाया? तो 86 और 2002 में, ठीक है? याद रखेंगे। पहले किस आर्टिकल में था शिक्षा से संबंधित विषय? तो 45 में है, याद करेंगे। अब तो 21 के ए में है, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है? याद करेंगे अच्छे से। तो यहाँ 42वीं के तहत हमने समवर्ती सूची को स्थापित किया, ठीक है, राज्य सूची से। ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ नहीं है? ये आपका उत्तराखंड में नहीं है, याद करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि विधान परिषद, कई बार समझा चुका हूँ मैं कि विधान परिषद बनाना न बनाना किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। किसके हाथ में? संसद, ठीक है? और यहाँ पर सवाल यह पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्य में। कितने राज्य में है दोस्तों? 6। अब आपको क्या याद रखना है? उन 6 के 6 राज्यों को याद करना है। सबसे पहले आइए दोस्तों याद करते हैं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा तेलंगाना। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है? चौथा आपका महाराष्ट्र। पांचवा आपका कर्नाटक। छठा आपका बिहार, ठीक है? तो एक बार आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है? याद करेंगे दोस्तों आप अच्छे से इसको। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 वर्तमान में। और मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल 169 में, आर्टिकल
69 में। विधान परिषद का सृजन है संविधान में। और आर्टिकल 179 में इनकी संरचना से संबंधित प्रावधान है कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे फिर से। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, ये हुआ भारत में। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में जन्म लिया? भारत में। और देखिए 1977 के आसपास, ठीक है, याद करेंगे, एग्जैक्ट डेट पूछा नहीं गया कभी, तो 1977 के आसपास जनहित याचिका यहाँ का जन्म हुआ भारत में। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जनक पूछा जाता है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनहित याचिका के जनककर्ता कौन थे भारत में? तो P.N. भगवती, P.N. भगवती आप इसका सही आंसर करेंगे। ओके मित्रों, आगे जाते हैं और प्रश्न संख्या 86 बहुत उम्दा वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। अरे वाह, क्या मज़ेदार प्रश्न आ गया यार। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, एक संघ करता है। ठीक है, क्या करता है? एक संघ। अब मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए संविधान की 3 प्रकृति होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सॉरी, संविधान की जो संघात्मक होने के पीछे आप कहोगे संघात्मक की कितनी प्रकृति होती है? क्या कहोगे? संघात्मक की कितनी प्रकृति? सवाल क्या पूछा मैंने? संघात्मक की प्रकृति, ना कि संविधान की प्रकृति। संविधान की तो 3 ही प्रकृति होती है, वो मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया। संविधान की 3 प्रकृति देखो, एक क्या हो सकता है? एकात्मक, एक हो सकता है आपका संघात्मक, एक आप क्या हो सकता है? अर्धसंघात्मक। वो तो संविधान की प्रकृति है। ठीक है, मैंने बोला संघात्मक की प्रकृति कितनी हो सकती है? संघात्मक की भी 3 हो सकती है। एक होता है संघ, एक होता है आपका संघात्मक का, देखो संघात्मक। ठीक है, संघात्मक की प्रकृति 3 होती है। एक होता है संघ, ठीक है, एक होता है आपका परिसंघ, और एक होता है आपका महासंघ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से एक बार, संघात्मक की इनमें से कोई एक प्रकृति होगी। भारत कौन सी प्रकृति रखता है? एक संघीय प्रकृति रखता है, जबकि अमेरिका परिसंघीय और यूरोपियन यूनियन महासंघीय। ठीक है, फिर से देखो, संघ, परिसंघ और महासंघ। संघ में क्या होता है? सेंट्रल वर्सेस स्टेट। मतलब देखो, सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर और स्टेट के पास कम। मतलब स्टेट सेंट्रल से सिर्फ निष्ठावान प्रति, मतलब यहाँ कोई वैधानिक समझौता नहीं होता है। मतलब जो राज्य है वो केंद्र सरकार से किस भाव से जुड़े रहेगा? निष्ठा के भाव से। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ संघीय व्यवस्था में केंद्र के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है, मतलब पावर ज़्यादा होती है स्टेट के मुकाबले। ठीक है, अब परिसंघ में क्या होता है ना, सी बराबर आपको एस, मतलब केंद्र और राज्य के पास बराबर की शक्ति होती है। ठीक है, याद करेंगे, जैसे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका एक क्या है? परिसंघीय। यहाँ केंद्र और राज्य ना एक वैधानिक समझौते के तहत जुड़े होते हैं। किस समझौते के तहत? वैधानिक समझौता होता है इनके बीच में। महासंघ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ वैधानिक समझौता नहीं होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सेंट्रल के मुकाबले स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। किसके पास? स्टेट के पास ज़्यादा पावर है सेंट्रल के मुकाबले यार, जैसे यूरोपियन यूनियन। ओके दोस्तों, हम फिर से पॉलिटिकल में ज़बरदस्त धमाका करेंगे। ठीक है, डोंट वरी दोस्तों। अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं अभी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? अरे वाह, क्या मस्त प्रश्न आ गया यार। सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या नीचे कोई राष्ट्रपति संबंधित, चुनाव से संबंधित, देखते हम यहीं पर कर लेते हैं, नीचे प्रश्नों का तो अलग बात है। मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा, कभी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हो गया तो कौन इंटरफेस करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अब आपको सवाल यह पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? राष्ट्रपति चुनाव में ना कौन कौन भाग ले सकता है? पहले तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 55(3) के तहत होता है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार। मतलब एकल संक्रमणकालीन वोट के माध्यम से होता है, मतलब सिंगल वोट ट्रांसफर वाला। ठीक है, यह मतलब एकल संक्रमण पद्धति अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन है? एक निर्वाचन मंडल गठित होता है आर्टिकल 54 के अनुसार। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा?
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, जो संसद के कितने सदन होते हैं? दो। वहाँ के समस्त निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। एक तो ये लेंगे। दूसरा, जितने भी राज्य है, राज्य के विधानसभा होते हैं और उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो विधायक बोलते हो आप, मतलब, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? विधायक। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित, दो हो गया। एक तो संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा, और तीसरा चीज़ की केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सभी नहीं लेते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, और अब कौन लेता है? जम्मू कश्मीर। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य यहाँ भाग लेते हैं, याद रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ता हूँ, और क्योंकि यहाँ तो आपका क्लियर हो गया और यहाँ तक आपको क्लियर रखना भी है अच्छे से, आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या आर्थिक निर्गमन पर। आर्थिक निर्गमन, जिसे आप इकोनॉमिक ड्रीम थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और 1867 में इनकी एक बुक आई थी, 68 में, ठीक है। उस बुक का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो बुक तो बढ़िया वाला बुक है। अरे आपको आना चाहिए, वो यूनिक बुक है यार, इतना बढ़िया। ये यूनिक क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ हमें। अगले प्रश्न में जाएंगे। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल बिल, भाई इस पर मैं वीडियो वीडियो लाऊंगा, लेकिन देखिए, भारत में पहला लोकपाल बिल कब आया? 1968 में संसद ने प्रस्तुत किया, लेकिन कभी विधेयक नहीं बन पाया। अब सवाल यह पूछा जाएगा, बताइए भारत का लोकपाल विधेयक कब आया, या भारत का लोकपाल विधेयक कब स्वीकृत हुआ? तो याद रखेंगे, आपका सबसे पहले आपको याद रखना है कि 17 दिसंबर 2013 को, कब दोस्तों? 17 दिसंबर 2013 को भारत का लोकपाल विधेयक राज्यसभा से पास हुआ था। कहाँ से? राज्यसभा से। वहीं 18 दिसंबर को 2013 में, कब? 2013 में ये लोकसभा से पास हुआ, तब जा कर के 2013 में ही आप लोगों का दोस्तों लोकपाल अधिनियम आया 2013 में, और 2014 से लोकपाल आपका शुरू हुआ भारत में। ओके, याद रखिएगा, हाँ? यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। एम के गांधी बोले तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो उपयुक्त सभी होता है, जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन को रूप से सुनिश्चित करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा, ठीक है। संविधान में आपका बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वित्तीय वार्षिक आपका वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 114 में उसका उल्लेख है, अच्छे से मैं समझा चुका हूँ कई बार आप लोगों को इसके बारे में भी, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, मैंने बजट को समझा रखा है, भारत के बजट को भी और उत्तराखंड के बजट को भी। और मैंने न सिर्फ बजट को बता रखा है इस बार का, बल्कि बजट से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा भी किया है दोस्तों, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया मिलेगा, वहाँ जरूर एक बार विजिट करिए। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो है, आखिर संसदीय सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, विधायिका कानून बनाने वाली शक्ति और कार्यपालिका कानून को लागू करने वाली, संचालित करने वाली, ठीक है। कार्यपालिका बोले तो मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद इसको बोला जाता है। कहाँ से आते हैं? विधायिका की श्रेणी से आते हैं, याद रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे के बाद का, ठीक है। जब इसमें इसका कोई निश्चित वो नहीं होता है कि मतलब कौन सा प्रश्न कब पूछा जाएगा, इसमें ऐसे प्रश्नों को उठाया जाता है, ठीक है। कुछ भी प्रश्न उठा सकते हैं विधायक, संसद के सदस्य। तो आप लोगों के लिए ये सवाल बनेगा कि बताइए भारतीय संसदीय मामले शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1962 से। कब से हुई थी? 1962। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का यह शून्यकाल शुरू का समय होता है, याद रखेंगे, हाँ। अगला प्रश्न देखिए तो जो प्रश्न तो कट गया है, लेकिन यहाँ पर शायद गोरखा से संबंधित था। तो जनता को टिहरी, हाँ, टिहरी टिहरी प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई थी, शायद यही था क्वेश्चन। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, आप लोगों को यह मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अगले प्रश्न पर अब फटाफट जाऊँगा क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है।
खतलिंग हिमनद उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब खतलिंग हिमनद कहाँ है सबसे पहले तो, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? खतलिंग टिहरी गढ़वाल में, और यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय नगर स्थित है, नहीं है? तो टनकपुर, कोटद्वार और रुद्रपुर, हरिद्वार। तो यहाँ पर जो पर्वतपदीय नगर नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रपुर। ठीक है, पर्वत ये पर्वत ये मतलब पहाड़ में थोड़ा पहाड़ जैसे इलाके यहाँ पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो ये लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, पिथौरागढ़ से होते हुए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आप लोगों का जो अगला प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु है? तो ये लक्सर हरिद्वार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो कई बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? नैनीताल। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा ठीक है, अच्छे से याद करेंगे, ये अभ्यारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करती है? तो ये करती है दोस्तों महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। ठीक है, नहीं तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी का एपिसोड देखिए मैंने 8 ही पढ़ा रखा है, लेकिन उसमें इस हिमालय की श्रेणी को क्लियर कर दे रखा है मैंने अच्छे से, वहाँ पर जरूर जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का ऐतिहासिक नाम? तो ये हो जाएगा आपका बाराहाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाराहाट। अगला प्रश्न है, थोड़ा वीडियो लंबी होगी दोस्तों, थोड़ा 2-4 प्रश्न और बच गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो मैं कई बार इसको भी बता चुका हूँ, गोरखा काल से यह औपनिवेशिक संघर्ष स्थापित हो गया था। ठीक है, जब गोरखा लोग कुमाऊं में आए थे सबसे पहले 1790 में, फिर आपका इसके बाद गढ़वाल में गया 1804 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में निम्न में कुब्जा ब्रह्म के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऋषिकेश को। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये संस्कृत। और यह सवाल आप लोगों को ये बनेगा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस किस वंश से संबंधित है उत्तराखंड में? तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख का संबंध कत्यूरी, क्या लिखेंगे दोस्तों? कत्यूरी वंश से संबंधित है। किस वंश से? कत्यूरी से। ओके, और संस्कृत में आए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो इसमें कच्छ में नहीं गाया जाता, छोलिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गुज्जर देव। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमिसेन देवता की पूजा करती है? जार। जार एक भोटिया की उपजाति है, याद रखेंगे। ठीक है, भोटिया जनजाति की। थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। बोक्सा उधम सिंह नगर टनकपुर नैनीताल में रखते हैं। भोटिया खास करके पिथौरागढ़ चमोली नैनीताल भोटिया पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी में रहते हैं, याद करेंगे। ठीक है, थारू सबसे बड़ी जनजाति उत्तराखंड की। ठीक है, गढ़वाल की पर्टिकुलर जौनसारी। कुमाऊं की अगर पूछाएगी तो थारू। अगर संपूर्ण उत्तराखंड की पूछाएगा तो थारू। ठीक है, जार भोटिया की उपजाति है, याद करेंगे। हाँ, अगले प्रश्न पर हम जाएंगे, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है या मतलब उत्तराखंड में पीतल नगरी किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो अल्मोड़ा। बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा, ताम्रनगरी अल्मोड़ा। किसने बनाया राजधानी? बालो कल्याण चंद 1563 में। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा किसने लाया था? बाद बहादुर चंद, उसमें नंदा देवी छत्रछाया चढ़ाया। ठीक है दोस्तों, पटाल नगर आपका अल्मोड़ा को। ठीक है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा। ठीक है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। ठीक है, कोशी नदी अल्मोड़ा, लखू उद्यान अल्मोड़ा। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अल्मोड़ा, विंसर विंसर अभ्यारण्य अल्मोड़ा। ठीक है, और काफ़ी कुछ है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ऐसे ही। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? तो ये आपका अभी ये क्वेश्चन को आपको डिसमिस करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बताना है आपको मुझे, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? ये गुजरात में हुए थे। कहाँ पे हुए थे दोस्तों? गुजरात में, 2022 में, याद करेंगे। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गुजरात में। इतना आपको अभी के लिए याद रखना है क्योंकि अभी 36 ही हुआ है। ओके, अगला प्रश्न है, इसको भी हम डिसमिस करेंगे, फिर भी हरिद्वार इसमें राइट आंसर नहीं, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 27 मार्च 2016। ओके, और 27 मार्च से 12 अप्रैल तक ये लगा था। ठीक है, याद करेंगे, 12 मई तक। ठीक है, 12 मई तक, और ये टोटल 46 दिन का लगा था। और उन दिनों सीएम कौन थे? हरीश रावत। और राज्य में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? तो आर्टिकल 356 के तहत, याद रखिएगा। हाँ,
अगले प्रश्न में हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न जो साइंस, ये सारे प्रश्न साइंस के, फिर भी एक बता देता हूँ। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग खंड पाए जाते हैं? तो यहाँ पर है 5 लिखा है, ठीक है, याद रखिए। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो ये होता है तोता, ठीक है, अच्छे से याद करिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों, सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब क्या करें, ज़रूरी है याद रखना, हमें याद करना भी पड़ेगा, ठीक है। और देखिएगा कल मैं एक एपिसोड, अभी तो बहुत सारे एपिसोड लाने हैं, कल भी लेकर के आऊँगा, तो आप ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए। और हाँ, पॉलिटिकल, भूगोल, करंट अफेयर पढ़ते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा ना। उत्तराखंड का आपका दोस्तों जो आपने पढ़ रखा था पहले, उसी को पढ़ना है, एडवांस में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट खास करके भूगोल, पॉलिटिकल तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। इन्वायरमेंट जरूर पढ़िए, मैंने आपको बता रखा है इन्वायरमेंट में कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।